Hello friends, Color School Halol presenting the video for standard ninth social science. Friends, we were discussing about chapter number 1, the rise of the British rule in India. In our previous 3 video, we already discussed a lot about this chapter. Okay, in our last video, we were lastly discuss about Wellesley and subsidiary alliance system, in which we see that which kind of policy was adopted by Wellesley and how it was affected on the Indian people. Okay, let's see ahead what is there. दिस सिस्टम वॉज लाइक अ स्वीट पॉइजन। ये जो सिस्टम थी उसको एक स्वीट पॉइजन कहा गया, क्योंकि देखने में तो ये मीठी थी लेकिन काम वो पॉइजन का कर गई। मतलब पॉइजन का काम क्या होता है? मार देना। तो इंडिया के लोगों को एक तरीके से उसने मार दिया। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम वेलेस्ली annexed many provisions and expanded the rule of the ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बाद वेलेस्ली ने बहुत सारे प्रोविजंस के अंदर अपना जो रूल था उसको एक्सपेंड किया, बढ़ाया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कारोबार है उसको भी बढ़ाया। द गवर्नर जनरल वेलेस्ली आस्क्ड टीपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे उन्होंने टीपू सुल्तान को भी ऑफर किया कि भाई आप ये जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, आपको मान लीजिए इस सिस्टम को। विच ही रिफ्यूज़, जो उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। और इस वजह से फॉर डिक्लाइन द अलायंस सिस्टम का मना करने के लिए, बराबर मना करने की वजह से द कंपनी विद सपोर्ट फ्रॉम द निज़ाम, कंपनी ने क्या किया? निज़ाम का सपोर्ट लेकर, निज़ाम का साथ लेकर किसके ऊपर अटैक कर दिया? मैसूर के ऊपर अटैक कर दिया इन 1799 के अंदर निज़ाम के साथ मिलकर कंपनी ने मैसूर के ऊपर अटैक इसलिए किया क्योंकि टीपू सुल्तान ने ये पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी, बराबर है, वो मानने से अलायंस सिस्टम जो थी, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो थी उसको मानने से इनकार कर दिया। ड्यूरिंग द फोर्थ मैसूर वॉर, बराबर 4 बार ये लड़ाई हुई, और चौथे मैसूर वॉर के अंदर टीपू सुल्तान लॉस्ट इज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश के सामने लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान जो है वो अपनी जो है वो लास्ट, मतलब कि अपनी जो डेथ है वो डेथ तक पहुंच जाता है, मतलब कि वो मर जाता है। आफ्टर वेलेस्ली के बाद हेस्टिंग कम टू इंडिया एज अ गवर्नर जनरल। हेस्टिंग को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया। ही वैग्ड अ वॉर विथ नेपाल, उसने नेपाल के साथ युद्ध किया। एंड मेड द गुरखास टू ज्वाइन द आर्मी, और उसने क्या किया? गुरखास लोगों को आर्मी ज्वाइन करवा दी। हेस्टिंग फॉट अ बैटल विद द पिंडारास, हेस्टिंग ने क्या किया? पिंडारा इज अ नेम ऑफ अ कास्ट विच काइंड ट्राइब पीपल, ठीक है, वो भी हमारी स्वतंत्रता के लिए भी मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया था। तो उन्होंने पिंडारा के साथ भी लड़ाई की एंड कंट्रोल ओवर देम, और उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। विद द थर्ड मराठा वॉर, जब तीसरी बार मराठा का वॉर हुआ, द सुप्रीमसी ऑफ द कंपनी वॉज एस्टाब्लिश्ड, तो उस टाइम पे अपनी कंपनी की जो सुप्रीमसी है, ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर सर्वोपरिता जिसको कहा जाता है वो एस्टाब्लिशमेंट हो चुकी थी। इन द कंपैरिजन ऑफ द अर्लियर गवर्नर जनरल, कंपेयर करे जाए जो आगे के जो गवर्नर जनरल थे उनकी कंपैरिजन की बात करें तो विलियम बेंटिक इज़ नोन एज द लिबरल गवर्नर जनरल। विलियम बेंटिक को आप कह सकते हैं कि वो एक लिबरल गवर्नर जनरल रहा होगा कंपेयर टू द अर्लियर गवर्नर जनरल्स। बेंटिक बिलीव दैट द dissatisfaction in a different state due to the implements policy adopted by the previous governor general could not bring about any unity। अब जो विलियम बेंटिक जो था वो एक आप कह सकते हो कि एक उदार गवर्नर जनरल को माना जाता है, और उसने सोचा कि आगे के जितने भी गवर्नर जनरल थे उन्होंने जितनी भी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, जितनी भी नीतियाँ अपनाई थी, ठीक है, गवर्नर जनरल ने, वो सब जो थी वो साम्राज्यवादी नीतियों में से जो स्टेट थे उनको
सेटिस्फेक्शन नहीं था, बराबर, उनको डिससेटिस्फेक्शन खड़ा हुआ था। और उस आगे आगे फिर से डिससेटिस्फेक्शन ना हो, बराबर, इसीलिए क्या ज़रूरी था, यूनिटी बनाए रखना ज़रूरी था। सो ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज डीड, और वो अपने कामों में बहुत ही लिबरल था, मतलब कि उसने अपने जो काम थे वो बहुत ही लिबरल तरीके से किए थे। डेलहाउसी केम टू इंडिया एज अ गवर्नर जनरल इन 1848। डेलहाउसी जो था वो 1848 के अंदर इंडिया के अंदर आता है और वो गवर्नर जनरल बनता है। ही वॉज द फायरसियस इम्प्रैक्टलिस्ट। डेलहाउसी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। जो डेलहाउसी आता है वो इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल बनकर 1848 के अंदर, और वो एक उग्र साम्राज्यवादी था। उग्र साम्राज्यवादी का मतलब क्या होता है कि मतलब क्रूर तरीके का इंसान था। उसकी जो पॉलिसी थी वो थोड़ी ख़राब थी। अपनी जो पॉलिसी थी उसको वो कंप्लीट करने के लिए उसने कंपनी का जो एरिया था उसको बढ़ाने के लिए उसने क्या किया कि उसने जो जीत थी और इम्पेरियलिज्म, मतलब के लोगों को वहाँ से हटाकर अपनी जो सर्वसत्ता थी वो एस्टैब्लिशमेंट करने की जो पॉलिसी थी वो उसने अडॉप्ट की थी डेलहाउसी ने, बराबर। डेलहाउसी की एक पॉलिसी जो थी वो उस टाइम पे इंट्रोड्यूस की थी उसने, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। अब पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के अंदर उसने क्या किया था कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन में अंदर उसने सारे राजाओं को कि जिसकी ये 1 2 3 4 5 ये 5 कंडीशन के अंदर जितने भी स्टेट थे उनको जो है वो सरेंडर कर देने का है, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कौन कौन से लोगों को तो एनेक्सेशन बाय वॉर, बराबर है, लड़ाई के थ्रू आप एनेक्सेशन कर दो। एनेक्सेशन टू द किंग डाइंग विदाउट हेयर। जो राजा अपने सन, मतलब कोई भी उसका वारिस ना हो और वो राजा की अगर डेथ हो जाती है तो उसको भी ये एनेक्सेशन पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। एनेक्सेशन ऑन द प्रोटेस्ट ऑफ द मिसमैनेजमेंट, बराबर है, ये सॉरी प्रिटेक्स्ट लिखा हुआ है, प्रिटेक्स्ट ऑफ द मिसमैनेजमेंट। एनेक्सेशन इसलिए भी करना पड़ा उनको कि वो अपने राज्य का मैनेजमेंट करने के लिए प्रॉपरली एबल नहीं थे। एनेक्सेशन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द डेब्ट कलेक्शन, जो उनका कर्जा था उसके कलेक्शन के लिए अगर वो नहीं रीपे कर पाए तो भी उनको एनेक्सेशन की पॉलिसी जो थी वो अडॉप्ट करनी पड़ी। एनेक्सेशन टू द एंड ऑफ द नेम शेक रूल, बराबर, रूल मतलब कि जो राज्य के ऊपर, स्टेट के ऊपर जो हुकूमत चलाना था उसके नाम के ऊपर भी उनको एनेक्सेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी। तो कौन कौन से स्टेट ने कौन कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी उनके नाम के साथ यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ किया गया है। दिस चार्ट यू आल्सो ड्रॉन डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है, ये चार्ट अपनी नोटबुक में आप लोग भी ड्रॉ कीजिएगा कि एनेक्सेशन डेलहाउसी की जो पॉलिसी उसमें क्या 5 कंडीशन की वजह से सारे स्टेट को वो पॉलिसी जो थी वो माननी पड़ी और कौन कौन से स्टेटों ने कौन कौन से एनेक्सेशन के अंडर वो पॉलिसी को स्वीकार किया था। बिसाइड बीइंग एन इम्पेरियलिस्टिक, डेलहाउसी वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मिस्ट। वो एक खराब, मतलब वो दूसरों को हराना, साम्राज्यवादी तो था ही लेकिन साम्राज्यवादी के साथ साथ वो एक रिफॉर्मिस्ट भी था, सुधारवादी भी था। द फर्स्ट रेलवे लाइन, डेलहाउसी ने इंडिया के अंदर सबसे पहले रेलवे लाइन को इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, बिटवीन कहाँ पे, मुंबई और थाने के बीच में, जो कब हुआ था, 1853 के अंदर हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है या मैचिट में भी पूछा जाता है कि फर्स्ट रेलवे लाइंस इन इंडिया was adopted by the implemented by the Dalhousie, ठीक है, in the year of 1853 between Mumbai and Thane। वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो वायरलेस सिस्टम थी सबसे पहले उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम डेलहाउसी ने किया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को भी उसने ही एस्टेब्लिश किया था। इंग्लिश एजुकेशन, ये सारी जो अच्छी चीज़ें थी, ठीक है, रिफॉर्म की जो चीज़ें थी वो सब डेलहाउसी ने इम्प्लीमेंट की थी। वर्क और द इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टर्नर, और उसने ये सारी चीज़ें अपने कामकाज के टाइम पीरियड में, अपने टाइम पीरियड में उसने इम्प्लीमेंट की थी। ही पास्ड लॉ टू बैन द चाइल्ड मैरिज, उसने कानून बनाया था कि चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए। एंड एडवोकेट और विडो री मैरिज, और उसने तरफदारी की थी कि अगर
कम उम्र में कोई औरत जो है वो विधवा हो जाती है तो उसको फिर से मैरिज करने का हक है, तो उसने विडो रीमैरिज को भी सपोर्ट किया था। विद इन द 100 years फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, 1757 के बाद 100 years जो बैटल ऑफ प्लासी के हो चुके थे, द ब्रिटिश रूल एंड द एम्पायर बोथ एक्सपेंडेड। तो ये ब्रिटिश रूल था और उनका जो एम्पायर था वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, बट इन द प्रोसेस दे हैड टू फेस द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द इंडियन स्टेट। लेकिन काफ़ी सारे इंडिया के ऐसे स्टेट थे, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर terms and condition, and this was the manifested in the form of the first struggle for the independence into the 1857। और ये ही एक कारण था कि जिसकी वजह से 1857 में फिर से एक बार क्या हुआ, विद्रोह हुआ, फिर से स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाया गया, क्योंकि बिकॉज पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड एट दैट टाइम। 1857 से लेकर 1757 से लेकर 1857 तक जो टाइम पीरियड था, 100 years का टाइम पीरियड, उसके अंदर लोगों को बहुत ख़राब तरीके से, इंडिया के लोगों को बहुत ख़राब तरीके से ट्रीट किया गया। दैट्स वाई ये जो आगे की जो स्ट्रगल थी वो काफ़ी इंडिपेंडेंट के लिए ज़्यादा उग्र बन रही थी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी, अब कंपनी के इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या थे उसके बारे में देखते हैं। व्हेन वी एवॉल्यूएट द 100 years ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया, हम लोग जब अगर बात करते हैं कि कंपनी के 100 साल की, कंपनी की 100 years की इंडिया के अंदर जो रूल किया था, तो वी रियलाइज दैट इंडिया विच हैड एन एनविएबल पोजिशन इन द वर्ल्ड इन द प्रीवियस सेंचुरीज। तो हम मानेंगे कि इंडिया विच हैड एन्यूएबल पोजीशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर इंडिया की जो पोजीशन थी, एक अच्छी खासी पोजीशन थी कई सालों से, बिकॉम मेयरली अ कंट्री दैट प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल फॉर इंग्लैंड एंड प्रोस्पेक्टिव मार्केट फॉर द गुड प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज। तो वो अब उसकी जो रेपुटेशन थी वो एक ऐसी बन गई थी कि इंडिया का काम तो यही है कि वो इंग्लैंड के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है और मार्केट के अंदर वो जो फैक्ट्रियाँ जो लगाता है वो खाली और खाली इंग्लैंड के बेनिफिट के लिए ही वो काम करता है। ऐसी इंप्रेशन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडिया की उस टाइम पे चल रही थी। बंगाल उस टाइम का जो स्टेट था, बंगाल एक्सपोर्टेड, बंगाल जो था वो कौन सी चीज़ को एक्सपोर्ट करता था, बंगाल की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो कॉटन, क्लोथ, रोज, सिल्क, शुगर, जूट, मुस्लिम, ये सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करती थी। ठीक है, 1708 to 1756 ये टाइम पीरियड था व्हेन एवर बंगाल एक्सपोर्टेड दिस टाइप ऑफ मटीरियल। बट आफ्टर द ड्यूअल पावर पॉलिसी, लेकिन जब ड्यूअल पावर पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया उसके बाद द ग्लिटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड, जो बंगाल की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी उसकी जो चमक थी, ग्लिटर मतलब चमक थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। द ड्यूअल पावर पॉलिसी द्विमुखी शासन वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बंगाल, बंगाल के अंदर फर्स्ट टाइम पे ड्यूअल पावर पॉलिसी मतलब द्विमुखी शासन को इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, वेयर बाय द पावर ऑफ द कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज विद द British, while the responsibility of the people's welfare was with the नवाब। अब यहाँ पे द्विमुखी शासन पद्धति जो थी, द ड्यूअल पावर पॉलिसी, उसको पहली बार इंट्रोड्यूस्ड किया गया था बंगाल के अंदर, जहाँ पे द पावर ऑफ कलेक्टिव रेवेन्यू जो टैक्स था उसको कलेक्ट करने का पावर जो था वॉज विद द ब्रिटिश, वो किसके पास था, ब्रिटिशर्स के पास था। वाइल जबकि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल्स वेलफेयर, ठीक है, लोगों के लिए कुछ काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके पास थी, नवाब के पास थी। मतलब नवाब जो था वो लोगों की सेवा करेगा, लोगों के वेलफेयर के लिए जो भी काम होगा वो नवाब करेगा, और रेवेन्यू टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करेगी। दस द ब्रिटिश गॉट द पावर, इसीलिए ब्रिटिश को ये पावर मिला विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी उनको क्या मिल चुका था, पावर मिला था। लेकिन नवाब को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और क्या नहीं मिला, पावर नहीं मिला। ठीक है, एंड द नवाब हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर, नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन कोई भी पावर नहीं था। दिस वॉज नोन एज द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, और इसको ही सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के नाम से वो पहचाना गया, विच र्यून बंगाल इकोनॉमिकली, जिसने बंगाल को इकोनॉमिकली कई तरीके से ख़राब कर दिया। दिस अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी की जो अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन जो पॉलिसी थी, मेड द इंडियन पीजेंट अ डिबेटर, उनके जो इंडिया के जो पीजेंट थे, मजदूर लोग थे, उनको कर्जे में डुबा दिया।
द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड अनफेयर टैक्सेस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो अनफेयर टैक्स अडॉप्ट करती थी उन लोगों के ऊपर। ऑन द इंडियन क्लोथ इंडस्ट्री, इंडिया की क्लोथ इंडस्ट्री थी उनके ऊपर वो क्या करती थी, टैक्सेस डालती थी। दे अडॉप्टेड द वेरियस डिसाइडफुल प्रैक्टिसेस टू र्यून द प्रॉस्पेरिटीज इंडियन इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने क्या किया था, अलग अलग तरीके की खराब जो नीतियाँ थी वो अपनाई थी, जिसकी वजह से इंडिया की प्रॉस्पेरिटी थी, इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। बिकॉज ऑफ विच इट कम्प्लीटली कॉलॉप्स। और यही सारे रीज़न थे जिसकी वजह से इंडिया की इंडस्ट्री पूरी तरीके से कॉलॉप्स हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द इंडियन आर्टिशियन बिकम पुअर। इंडिया के जो आर्टिशियन थे, जो कारीगर थे बराबर, जिनको आर्ट आती थी, वो बहुत गरीब बन गए एंड अनएम्प्लॉयड। और वो क्या बन गए, बेरोजगार बन गए। द कंपनी ट्रेडर्स force the waves of the waivers of the Bengal to sign the contract for providing the definite quality of goods इन अ शॉर्ट पीरियड। अब कंपनी के जो व्यापारी थे, कंपनी के जो ट्रेडर थे, उनको फोर्स किया गया, ज़बरदस्ती किया गया कि वो जो भी बंगाल के अंदर जो अगर वेवर का काम करना चाहते हैं, ठीक है, वो क्लोथ्स का काम करना चाहते हैं, तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट ही वो अपना जो काम है वो कर पाएंगे, और जो क्वालिटी ऑफ क्लोथ रहेगी वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही रहेगी। इफ़ द वेवर्स रिफ्यूज़, अगर कोई कारीगर ये करने से मना कर देता है, ही वुड बी पनिश्ड बाय बीइंग द लास्ट और जेल। तो उसको यानी कोड़े मारने की सज़ा दी जाती थी, या तो उसको जेल में भेज दिया जाता था। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी, कंपनी के अराइवल से पहले की अगर मैं बात करूँ, द इंडियन विलेज वर सेल्फ रिलायंट। इंडिया के जो गांव थे वो खुद के ऊपर निर्भर थे, एंड द प्रॉस्पेरियस, और काफ़ी समृद्ध थे। बट अंडर द कंपनी रूल, लेकिन कंपनी के रूल की अगर बात की जाए, जब से वो आई थी, दे बिकम द डिपेंडेंट एंड पुअर। तो वो दूसरे के ऊपर आधारित बन चुके थे और गरीब भी बन चुके थे। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था, द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने, जो इंडिया के बीच इंडिया के अंदर जो मुंबई और थाने के बीच में जो रेलवे लाइन थी वो, एंड द स्टीमर सर्विस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, और इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो स्टीमर सर्विस थी वो स्टार्टेड। वो किस लिए स्टार्ट की गई थी, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं, डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स इन मुंबई। मुंबई में जितने भी पोर्ट डेवलप किए गए, मद्रास जो आज का चेन्नई है, और कोलकाता, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन क्यों हुई, कंपनी के फ़ायदे के लिए हुई। ऐसा नहीं था कि वो इंडिया का फ़ायदा चाहते थे। सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल, अब कंपनी का ये जो था वो तो था इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल था। अब ये सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल क्या था, तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था, द स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बराबर, लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो स्पिरिट थी, एंड थ्रू द डेवलप्ड अमॉन्ग द पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है, तो वो धीरे धीरे डेवलप होने लगी। क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर भी डेवलप हो रहे थे। इन द इंडियन सोसाइटी, अगर इंडिया के समाज की बात की जाए, सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम, बहुत सारी ऐसी जो रॉन्ग कस्टम थी, खराब रीत रिवाज थे, राइट्स थे और रिचुअल्स थे, वर प्रिविलेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द टाइम, और वो भी धीरे धीरे समय के साथ कम होने लगे, ख़त्म होने लगे। लाइक सती सिस्टम, ठीक है, सती सिस्टम का जो कुरिवाज था, फीमेल इन्फिनिसाइड, मतलब अगर कोई लड़की का जन्म होता है तो उसको दूध में डुबो के मार देते थे। चाइल्ड मैरिज, बराबर है, बच्चों का विवाह करवा दिया जाता था, ये सारी चीज़ें एटसेट्रा। राजा राम मोहन राय, दुर्गा राम मेहता, बहराम जी मालबारी, ये सारे जो थे वो सोशल, एट दैट टाइम दे वर द सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया who do a lot of work for the improvement of the society at that time, were the Satyavartas, whose role was the instrumental in getting the laws passed with the help of the Britishers। यहाँ पे ये सारे जो थे वो स्टलवर्तास मतलब के रिफॉर्मर थे, जिन्होंने ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटिशर्स की हेल्प की मदद से इंडिया के अंदर ऐसे कानून लाए थे जो ये कुरिवाजों को ख़त्म करते थे। एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया was Anglo-Saxons, this was demand for the people with the knowledge of English education began to be
इम्पार्टेड टू इंडिया ड्यू टू द लॉर्ड मैकोलेस एंडवरियस। ठीक है, अब इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन आया था, वो किसने शुरू करवाया था इंडिया के अंदर? लॉर्ड मैकॉले, जिसके बहुत सारी कोशिश की वजह से इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। नॉट फॉर द गुड फॉर ऑफ द इंडियन पीपल, वो इंडिया के लोगों की अच्छाई के लिए नहीं था, बस जस्ट उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्लर्क का काम कर सके और इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सके। जस्ट फॉर दैट पर्सन उन लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया। एज द रिकमेंडेड बाय द चार्ल्स वुड, यूनिवर्सिटी वर एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई, और चार्ल्स वुड के रिकमेंडेशन से इंडिया के अंदर मुंबई, मद्रास और कलकत्ता के अंदर यूनिवर्सिटी, इंग्लिश यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट की गई। द होल क्लास ऑफ द पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप्ड, जितने भी लोग थे वो इंग्लिश के नॉलेज के साथ डेवलपमेंट कर सकेंगे बिकॉज ऑफ एन इंग्लिश एजुकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी बन चुका था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ, दिस ग्रुप मेड डिमांड फॉर अ सोशल रिफॉर्म, और ये ही जो ग्रुप थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के लिए, इंग्लिश एजुकेशन जिनको दिया गया था, यही लोग जो थे वो आगे चल के सोशल रिफॉर्म के लिए आगे बढ़े एंड गेव द मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स, और यही लोग जो थे जिन्होंने मोमेंटम दिया कि भाई देश के अंदर सुधार आने चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था, ये बात सच थी, लेकिन इनडायरेक्टली फ़ायदा जो था वो हमारे लोगों को भी हुआ था। कंक्लूजन लास्ट में, दस द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरीके से इंडिया में आई थी, बीइंग अलर्ट बाय द प्रॉस्पेरिटी एंड द ट्रेड अपॉर्चुनिटी, और उनको एक ही चीज़ चाहिए थी कि समृद्ध कर रहा है अपने आप को, और ट्रेड अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, मतलब बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। द कंपनी रूल इनटू इंडिया, रूल इन इंडिया, कंपनी का जो रूल था इंडिया के अंदर, प्रोड्यूस्ड सर्टेन गुड्स एंड बैड रिजल्ट, इंडिया के अंदर अच्छे और ख़राब दोनों रिजल्ट को लेके आए थे इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल फील्ड। चारों फील्ड के अंदर, पॉलिटिकल की बात कर लो, इकोनॉमिकल की बात कर लो, सोशल की बात कर लो या कल्चरल फील्ड की बात कर लो, ये जो कंपनी थी उसके फ़ायदे भी हुए थे और नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुए थे। द कंपनी अडॉप्टेड द पॉलिसी बाय मेकिंग, कंपनी ने एक ही पॉलिसी अडॉप्ट की थी, क्या अडॉप्ट की थी? इंग्लैंड को प्रोस्परस बनाना है एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया को दबा के, इंडिया की कॉस्ट के ऊपर इंग्लैंड को प्रोस्परस बनाना है। एंड द रिफॉर्म्स दे मेड इन एडमिनिस्ट्रेशन, बराबर, उन्होंने जितने भी इंडिया के अंदर सुधार किए, जितने भी अच्छे काम किए एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, अपने फ़ायदे के लिए ही किए थे, बराबर, चाहे वो रेल लानी हो, एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना हो, ठीक है, वो अपने खुद के फ़ायदे के लिए किया था, उन्होंने इंडिया के फ़ायदे के लिए नहीं किया था। इनडायरेक्टली प्रूव टू द बेनिफिट फॉर इंडिया, लेकिन जो आगे चल के इनडायरेक्टली इंडिया के लिए बेनिफिट साबित हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये था ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, बराबर है। ये जो पॉलिसी थी सारी वो आपको समझ में आई होगी। गवर्नर जनरल के बारे में हमने देखा किस तरीके के सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल, ये 2-3 मार्क की शॉर्ट नोट के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और द एंटायर लेसन वॉज फिनिश्ड टुडे, चैप्टर नंबर 1 इज़ ओवर नाउ। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस लेसन, आप सबको ये लेसन समझ में आया होगा। इसकी जो एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, ठीक है, MCQ, ये सारी एक्सरसाइज आपको नोटबुक के अंदर लिखनी है, बराबर है। इट इज़ कंपल्सरी टू राइट द एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, और रिलेटेड टू दिस वीडियो वॉट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर, आई विल सेंड यू थ्रू द PDF, मैं आपको PDF के थ्रू उसको सेंड करूँगा, उसको भी आपको लिखने हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर न्यू लेसन, ठीक है, तब मिलेंगे, बाय।